बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस्त 269 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं उस साकत शख्स के जिंदा या मुर्दा होने के बारे में सोच ही रहा था कि साहिल बैग उठाए कमरे से बाहर निकल आई। मैंने उसका बाजू थामा और राहदारी में दौड़ लगा दी। मैं जल्द से जल्द होटल की इमारत से निकल जाना चाहता था। वहाँ जिस किस्म के हालात पेश आ चुके थे उसके बाद मजीद क़याम किसी बड़ी मौतनुमा मुसीबत को दावत देने के मुतरादिफ था। जीने के नजदीक पहुंचकर मैंने बालाई मंजिल का रुख करना चाहा तो साहिल की घबराई हुई आवाज आई, वो ऊपर नहीं है। वो समझ गई कि मैं मीर बख्श की तरफ जा रहा हूँ। मीर बख्श का कमरा होटल के तीसरे फ्लोर पर था, जबकि हम दोनों दूसरे फ्लोर पर ठहरे हुए थे। मैंने उलझनज़दा नजर से साहिल की तरफ देखते हुए पूछा, वो ऊपर नहीं तो फिर कहाँ है? मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है। वो जल्दी से बोली, उसका कमरा तो बिल्कुल खाली पड़ा है। मैंने खुद कमरे के अंदर जाकर देखा है। फिर मीर बख्श के कमरे से निकलकर तुम्हें बताने आ रही थी कि वो दोनों मुसीबतें गले पड़ गई। फिर उसने राहदारी में उस समत इशारा किया जिधर से हम आए थे। हमारे कमरे के दरवाजे के सामने एक बावर्दी मुलाजिम बेहोश पड़ा हुआ था। मीर बख्श का अचानक गायब हो जाना तशवीश में मुब्तला कर देने वाली बात थी, मगर ये ऐसे लम्हात नहीं थे कि मैं उसकी तलाश में ऊपर नीचे भागता फिरता। हम दोनों अगरचे बाखैरियत होटल से निकलने में कामयाब हो जाते तो मीर बख्श के लिए भी कुछ कर सकते थे। इस ख्याल के तहत मैंने साहिल की कलाई को होले से झटका दिया और तेजी से नीचे जाने वाले जीने पर कदम रखते हुए कहा, खरियब जल्दी, हमें पहली फुर्सत में होटल की इमारत से निकलना है। बैग अभी तक साहिल के हाथ में था। मैंने उससे वो बैग ले लिया। इस तरह उसे मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में आसानी हो गई। हम तकरीबन दौड़ने वाले अंदाज में जीने उतर रहे थे। साहिल ने परेशानी के आलम में सवाल किया, वहीदान मीर बख्श कहाँ है? अभी ये कुछ सोचने का वक्त नहीं, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। वो बोली, मैं डर रही हूँ कहीं उसे कोई खासा पेश ना आ गया हो, और यह भी मुमकिन है वो कोई गड़बड़ महसूस करते ही कहीं अज खुद इधर उधर हो गया हो। मैंने कहा, मीर बख्श एक समझदार और मामला फहम शख्स है। फिर उसके पास एक भरा हुआ रिवाल्वर भी मौजूद है। वो आसानी से किसी के काबू में नहीं आ सकता। वो कदरे मुतमईन होते हुए बोली, हाँ ये तो तुम ठीक कह रहे हो। हम फर्स्ट फ्लोर से निकलकर होटल के रेस्टोरेंट में पहुंचे ही थे कि नीचे 2-3 अफराद के दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। वो लोग इस्तकबालिया काउंटर से डाइनिंग हॉल की जानिब आ रहे थे। दूसरे फ्लोर पर मैंने चलने में कबल जो मारामारी की थी वो नजरअंदाज करने के काबिल नहीं थी। यकीनन होटल के अमले के कुछ लोग सूरत-ए-हाल जानने के लिए ऊपर का रुख कर रहे थे। मैं हर किस्म के हालात से निपटने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार था। इस वक्त 3 क्या 30 अफराद भी मेरे सामने आ जाते तो मैं उन्हें फड़का कर रख देता, लेकिन मैं इस होटल में ख्वाह मुख्वाह के हंगामा राही नहीं चाहता था। इसलिए मैंने मड़ भीड़ से बचने की हत्तल इम्कान कोशिश की और उछलकर रेस्टोरेंट के दाखिली दरवाजे की ओट में हो गया। साहिल भी मेरे साथ ही खैंची चली आई थी। उसकी कलाई मेरे हाथ में थी, ना भी होती तो वो ऐसा ही करती। इस वक्त रेस्टोरेंट के डाइनिंग हॉल की बत्तियां गुल थी, बस एक आध बल्ब भी रोशन था। हम दोनों नीम तारीख गोशे में खुद को छुपाने में कामयाब रहे। फिर थोड़ी देर बाद वो अफराद खाल में दाखिल हुए। मैंने जिनके दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनी थी, मैंने सांस रोककर खाल के जीने पर निगाह जमा दी। वो तादाद में 3 थे और उनका ताल्लुक होटल की सिक्योरिटी फोर्स से था। मैंने उनकी मखसूस यूनिफॉर्म से उन्हें पहचान लिया। वो तीनों पूरी तरह मुसल्लह थे। उन्होंने वहां रुकने की जरूरत महसूस नहीं की और तेजी से ऊपर जाने वाले जीने की जानिब बढ़ गए। वो यकीनी तौर पर ऊपर के हालात का जायजा लेने गए थे। मैंने जीने से नजर हटाकर साहिल को देखा। थैंक्स लॉर्ड बुधा। साहिल के सीने से एक इत्मीनान भरी सांस खारिज हुई। शुक्र है ये मुसीबत तो टली। मैंने उसकी कलाई पर अपनी गिरफ्त कदरे सख्त करते हुए कहा, यह मुसीबत आर्जी तौर पर टली है, बल्कि यूं समझो कि ये उस मुसीबत का पहला हिस्सा था। जब तक हम इस होटल से निकलकर किसी महफूज मुकाम पर नहीं पहुंच जाते, ये मुसीबत हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, हमारे साथ साथ चलेगी, जिस तरह हम साथ साथ चल रहे हैं। वो मानी खेत अंदाज में बोली और मेरे हाथ की गिरफ्त में जकड़ी अपनी कलाई की तरफ देखा। फिर बोली, वहीदान कहीं तुम भी मुझे कोई मुसीबत तो नहीं समझते? क्या किसी मुसीबत को इतने एहतमाम से पकड़ कर रखते हैं? मैंने उसकी कलाई पर अपने हाथ का दबाव बढ़ाते हुए कहा। वो जीप गई। मैं इस वक्त बराह रास्त उसकी आंखों में देख रहा था। नजर चुराते हुए वो सरसराती आवाज में बोली, वहीदान मैं जबरदस्ती और अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ इंडिया से पाकिस्तान चली आई हूँ। रानी रूपमती और दीगर अफराद ने मुझे हिंदुस्तान में क़याम का मशवरा दिया था। तुमने भी मुझे अपने साथ पाकिस्तान लाने की कोई बात नहीं की थी। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी जिद थी कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, चाहे तुम कहीं भी जाओ। इस हवाले से कभी कभी सोचती हूँ कहीं तुम मुझे कोई मुसीबत ना समझते हो। मैंने बदसूर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी भरपूर और हसीन मुसीबत पहले कभी नहीं देखी। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोलना चाहा तो मैंने उसकी खिलाई को झटका देते हुए कहा, अच्छा मौका है, इस मौके से फायदा उठाते हुए हमें होटल से निकल जाना चाहिए। ऊपर जाने वाले सिक्योरिटी गार्ड को जब हमारे कारनामे का इल्म होगा तो वो शिकारी कुत्तों की तरह हमारी बू सूंघते हुए लपकेंगे। हम दबे कदमों रेस्टोरेंट के डाइनिंग हॉल से नीचे उतर आए। मैंने जीने की इख्तिताम पर पहुंचकर इस्तकबालिया की जानिब मोहताज नजर दौड़ाई। वहाँ इस्तकबालिया क्लर्क के सिवा और कोई मुझे नजर न आया। जब हम होटल में आए तो मैंने होटल के दाखिले पर भी एक मुसल्लह सिक्योरिटी गार्ड को देखा जो इस वक्त नजर नहीं आ रहा था। मुमकिन है वो बालाई मंजिल की तरफ जाने वाले गार्ड में शामिल हो। बहरहाल उस गार्ड की अदम मौजूदगी हमारे हक में मुफीद साबित होने वाली थी। मैंने साहिल को इशारा किया और होटल की लॉबी में कदम रख दिया। इस्तकबालिया क्लर्क ने चौंक कर हमें देखा और एक झटके से उठकर खड़ा हो गया।
फिर इससे पहले कि वो इस्तकबालिया छोड़कर हमारी तरफ बढ़ता, हम तकरीबन दौड़ते हुए लॉबी का एरिया अबूर कर चुके थे। मैंने कब में रिसेप्शन की ललकारती आवाज सुनी, लेकिन हम ने अपने कदम नहीं रोके और होटल की इमारत से बाहर आ गए। सामने मुझे एक टोयोटा हाईएस खड़ी नजर आई। वो क्रीम कलर गाड़ी स्टार्ट थी और एक बावर्दी शख्स उसकी छत पर से सफरी बैग उतार रहा था। करीबी होटल के 2 मेहमान भी खड़े नजर आ रहे थे। उनमें एक औरत और दूसरा मर्द था। उनकी शक्ल और शुबात ने मुझे पलक झपकने में बता दिया कि उनका ताल्लुक फारिस के किसी मुल्क से था। टोयोटा हाईएस पर उस होटल का नाम और मखसूस मोनोग्राम भी बना हुआ था। मैं फौरन समझ गया कि वो गाड़ी मेहमानों को एयरपोर्ट से होटल लाने और होटल से एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए इस्तेमाल होती थी, और 2 मेहमानों का होटल की गाड़ी में यहाँ पहुंचना ये जाहिर करता था कि उन्होंने पहले से बुकिंग ले रखी थी। होटल का मुलाजिम हाईएस में उन्हें एयरपोर्ट से यहाँ लाया था। मैं गाड़ी पर नजर पड़ते ये फैसला कर चुका था कि हंगामी हालात में मैं इसे इस्तेमाल करूंगा। इससे पहले कि वो बावर्दी शख्स इस्तकबालिया कलर की चीख पुकार का मतलब समझ पाता, उसे हम पर तवज्जो देने का मौका मिलता, मैंने अचानक उस पर हमला करके उसे बुखलाहट में मुब्तला कर दिया। उसके साथ ही मैंने साहिल को गाड़ी में बैठने का इशारा किया। हाईएस में से उतरने वाले मेहमानों ने यह सूरत देखी तो दौड़कर होटल के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़े। औरत के हल्क से तो बाकायदा एक डरी, सहमी और तवील चीख भी बरामद हुई थी। मेरे वर्दी वो शख्स पर सिर्फ 3 सेकंड जाया किए और उसकी गर्दन पर पाई जाने वाली एक मखसूस नस की मिजाज पुरसी करते हुए उसे अंटा गफील कर दिया। वो 2 घंटे से पहले होश में आने वाला बिल्कुल ना था। इस कार्रवाई के बाद मैंने गाड़ी की ड्राइविंग सीट संभाली। इस्तकबालिया कलरक ने खासी अक्लमंदी का सबूत दिया और दूर खड़ा चिल्लाता रहा। उसने मेरे इंतहाई नजदीक आने की चंदा कोशिश ना की। शायद उसने मेरे तेवर देखकर अंदाजा लगा लिया कि मैं इस वक्त मरने मारने के फुल मूड में हूँ। अपनी जान सबको प्यारी होती है और कलरक चाहे वो किसी भी शोबे का हो, उसे अपनी जिंदगी कुछ ज्यादा ही अजीज होती है, क्योंकि उसकी मुफलस जिंदगी पर काफी लोगों की जिंदगी का बोझ भी लदा होता है। मैंने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर बेदार इंजन वाली टोयोटा हाईएस को उसके मौजूदा रुख पर डाल दिया। थोड़ी देर में मुझे अंदाजा हो गया कि मैं शायरा इराक पर निकल आया हूँ। ये वही सड़क थी जिसको मेरे लहू से सुर्ख करने की धमकियां जाहिद हुसैन ने मुझे दी थी। उसने मुझे सिर्फ 10 मिनट का वक्त दिया था, 5 मिनट सोच विचार के लिए और 5 मिनट होटल से निकलकर उसके बंदों तक पहुंचने के लिए। उस वक्त में से 1 सेकंड भी बाकी नहीं बचा था। मैंने 3:30 बजे फोन कर दिया था और अब 3:40 हो रहे थे। गुज़िश्ता 10 मिनट बहुत हंगामा खेज और सनसनी अमेज गुजरे थे। अभी तक मेरी समझ में नहीं आया था कि जब मियां जाहिद ने मुझे 10 मिनट की मोहलत दे दी तो फिर ये मुद्दत गुजरने से पहले उसके आदमियों ने साहिल को घेरने की कोशिश क्यों की थी। ये मुमकिन नहीं था कि मियां जाहिद इस मामले से ला ताल्लुक हो। मैं ज़हन में ऐसी सैकड़ों सवाल लिए ड्राइव कर रहा था कि एक इमारत पर मुझे पाकिस्तान का झंडा लहराता नजर आया। उसी इमारत की पेशानी पर मुझे इलेक्शन हाउस के अल्फाज लिखे भी दिखाई दिए तो मेरे रगों पे में एक सनसनी तोड़ गई। मैं गैर इरादी तौर पर उसी जानिब बढ़ रहा था जहां मियां जाहिद के आदमी मेरे इंतजार में सुजुकी FX में पुलिस की वर्दियां पहने बैठे हुए थे। मुझे पैदल चलकर उन तक पहुंचना था। मैंने मियां जाहिद को यही राग सुनाया था। मैंने हर नौइयत की सूरत से दो हाथ करने का फैसला कर लिया। टोयोटा हाईएस इलेक्शन हाउस के बाद FIA के थाने के पास से गुजरी। सामने हाई कोर्ट की इमारत थी। मैंने शायरा इराक के इख्तिताम पर लेटर बुक्स के साथ एक ग्रे कलर सुजुकी FX को खड़े देखा। गाड़ी के अंदर मुझे 2 पुलिस वाले भी नजर आए। एक ड्राइविंग सीट पर था जबकि दूसरे ने पैसेंजर सीट संभाल रखी थी। सुजुकी FX कुछ इस अंदाज में खड़ी थी कि गाड़ी का अकबी हिस्सा शायरा इराक पर था। इस वक्त मेरे दिलो दिमाग में चौधरी नवाज़ अली और उसके कारिंदों के लिए गम गुस्से और नफरत की शदीद तरीन लहरें उठ रही थी। मैंने टोयोटा हाईएस से एक नपीतुली अछूती सी टक्कर सुजुकी FX की दुम पर रसीद कर दी। इस कार्रवाई में मैंने इस बात का ख्याल खास तौर पर रखा था कि दोनों गाड़ियों को कोई नाकाबिले तलाफी नुकसान ना पहुंचने पाए। मैं अपने इस ख्याल को अमली जामा पहनाने में कामयाब रहा। गाड़ियों के मामूली टकराव ने साहिल को चीखने पर मजबूर कर दिया। वो झुंझ जलाए हुए अंदाज में बोली, क्या कर रहे हो वजदान? ड्राइविंग कर रहा हूँ, मैंने संजीदगी से कहा। आंखें तो खुली रखो। उसके लहजे में बरहमी नहीं बल्कि सरजंश थी। तुमने पुलिस की गाड़ी को हिट किया है। हम पहले ही कम मुसीबत में मुब्तला नहीं, अब ये लोग हमारे पीछे लग जाएंगे। मैंने अपनी गाड़ी को बाईं जानिब मोड़ दिया। वो सुजुकी FX भी टक्कर खाने से पहले उसी रुख पर खड़ी थी। हाईएस की थपकी ने उसे लूला लंगड़ा यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया। गोया अब वो हमारी मुखालिफ समत में रुख किए खड़ी थी। मैंने साहिल की बात के जवाब में कहा, मैंने आंखें खोल कर ही पुलिस वालों को सल्यूट मारा है। मैं यही चाहता हूँ कि वो हमारे ताकुब में लग जाएं। मेरी बात खत्म होने तक FX ने बाकायदा यू टर्न ले लिया। अब उसका रुख हमारी जानिब था। उनके अज़ाइम से लगता था कि वो मेरी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। उससे मुझे ये समझने में देर न लगी कि वो लोग मुझे वजदान की हैसियत से पहचान गए थे, वरना वो कभी भी अपनी जगह छोड़कर हमारे ताकुब में न आते। मियां जाहिद ने एक खास मकसद के लिए वहाँ मुतय्यन किया था। साहिल मेरी बातों से खासी उलझ गई। उसने कहा, वजदान तुम भी अजीब बात कर रहे हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा, मुसीबत की इन घड़ियों में तुम पुलिस को अपने पीछे क्यों लगाना चाहते हो? क्योंकि वो पुलिस वाले नहीं हैं। मैंने साहिल की परेशानी दूर करने के लिए इंकिशाफ अंगेज लहजे में कहा। पुलिस की वर्दियां उन्होंने बरमबाजी के लिए पहन रखी हैं। वह हैरत से मेरी जानिब देखते हुए बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? फिर उसने ताकुब में आने वाली FX की तरफ निगाह दौड़ाई और कहा,
फैजान वो बाकायदा पुलिस यूनिफॉर्म में है, तुम किस बिना पर कह रहे हो कि वो पुलिस वाले नहीं है? मैंने कहा पुलिस की वर्दी पहनने से कोई पुलिस वाला नहीं बन जाता। मैंने बताया है ना, ये भरमबाजी है। फिर वो कौन लोग हैं? उसने पूछा। मेरे पूरे एतमाद अंदाज ने उसे समझा दिया कि अगर मैं उन लोगों को पुलिस वाला नहीं समझ रहा तो उसकी कोई ठोस वजह होगी। मैं कोई भी बात ख्वाह मुख्वाह और बेमकसद नहीं कहता था। मैंने ड्राइविंग पर तवज्जो मरकूज रखते हुए बताया, वो दोनों अफराद मियां जाहिद हुसैन के आलाकार हैं जिन्होंने पुलिस एहलकारों का बेस पर रखा है। तुमने उन्हें कैसे शनाख्त किया? साहिल के सवालों में शक नहीं बल्कि तजस्सुस था। मैंने होटल के कमरे में जब साहिल को बीर बख्शी की जानिब रवाना किया था तो उसके बाद ही मियां जाहिद हुसैन से सुजुकी FX और पुलिस वालों के बैरूब में उसके बंदों के हवाले से बात हुई थी। साहिल इस गुफ्तगू से आगाह नहीं थी और ये ऐसा मौका नहीं था कि मैं उसे तफसील सुनाने बैठ जाता, इसलिए मैंने मुख्तसर अल्फाज में कहा, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले जरा इन हरामजादों से निमट लूं। साहिल ने खामोशी इख्तियार कर ली और गर्दन मोड़कर अकबी जानिब देखने लगी। FX वाले अब बाकायदा हमारे ताकुब में लग गए थे और दोनों गाड़ियों का दरमियानी फासला बतदरीज कम होता जा रहा था और फिर यह फासला ना होने के बराबर रह गया। मैंने सड़क के इख्तिताम पर पहुंचकर खाइस को दाईं जानिब मोड़ दिया। FX ने खाइस की तकलीद की। ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए नकली पुलिस वाला कांस्टेबल के बहरूब में था, जबकि पैसेंजर सीट पर विराजमान मियां जाहिद के आदमी ने ASI का सवांग भर रखा था। मैं किसी वीरान मुकाम की तलाश में था जहां सुजुकी FX वालों से शानदार मुलाकात की जा सकती। मियां जाहिद हुसैन को यह बताना बहुत जरूरी था कि उसका पल्ला किस शख्स से पड़ा था। मोहब्बत, जंग और दुश्मनी में सब जायज समझा जाता है। मेरे और चौधरी नवाज शरीफ के दरमियान दुश्मनी खासी बेचोर हो गई थी। उसने मुझे शिकार करने के लिए अपने एक से एक मोरे आगे बढ़ाए थे जिन्हें मैं पीटता आया था। जिंदगी और मौत की शतरंज में दोनों जानिब अब बहुत कम मोरे बचे थे। गोया खेल फाइनल राउंड में चल रहा था। FX वालों ने मेरी मुश्किल आसान कर दी, या यूं कह लें कि उन्होंने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। सरवर शहीद रोड जैसी आर्टिस्ट कौंसल वाले चौराहे पर खत्म हुआ। FX ने खाइस को ओवरटेक कर लिया। अब दोनों गाड़ियां MR कियानी रोड पर आगे पीछे दौड़ रही थी। पगोड़ा तर्ज़े तामीर की अकासी इमारत शाहीन कम्प्लेक्स से थोड़ा पहले FX वालों ने हमें रोकने की कोशिश की। इस कोशिश में मैंने उनका भरपूर साथ दिया क्योंकि मेरे मतलब का मुकाम था। रात के लगभग 4 बजे इस मुकाम पर गहरे सन्नाटे का राज था। स्ट्रीट लाइट की रोशनी भी नाकाफी थी, लिहाजा मेरे काम के लिए राह हमवार थी। ब्रेक्स की तेज चिरचिराहट के साथ दोनों गाड़ियां आगे पीछे एक साथ रुकी। FX की पैसेंजर सीट पर बैठे हुए शख्स एक झटके से दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। उसके हाथ में एक पिस्तौल मुझे वाज़े तौर पर नजर आ रहा था। ड्राइविंग सीट वाले ने भी नकली ASI की तकलीद की। फिर वो दोनों तेजी से चलते हुए हमारी गाड़ी के नजदीक आ गए। मैं और साहिल अभी तक खाइस के अंदर ही बैठे हुए थे। मैंने सरगोशियाना अंदाज में साहिल को समझा दिया कि उसे अमली तौर पर कुछ नहीं करना, सिर्फ मेरे इशारों पर नाचना है। और पहला मेरा इशारा यह है कि जब तक मैं उसे ना कहूँ वो खाइस की पैसेंजर सीट को नहीं छोड़ेगी। साहिल ने समझदारी से इस बात में सर हिला दिया। पिस्तौल बरदार नकली ASI मेरी साइड में आ गया, जबकि कांस्टेबल के बैरूब वाला साहिल की तरफ चला गया। मैंने गाड़ी रुकते ही साहिल की जाने वाला दरवाजा अंदर से ला कर दिया था। दरवाजे का शीशा पहले ही चढ़ा हुआ था, अलबत्ता मेरी साइड वाले दरवाजे का शीशा गिरा हुआ था। ASI नजर आने वाला पिस्ता कामत मोटा शख्स मुझ पर पिस्तौल ताने घुराया। डायरी कहाँ है? कौन सी डायरी? मैंने जवाबन सवाल कर दिया। वो खूनख्वार लहजे में बोला, हमारे पास फजूल बहस के लिए वक्त नहीं। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किस डायरी की बात कर रहा हूँ। वो डायरी मेरे हवाले कर दो वरना। उसने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैं समझ गया मियां जाहिद की जानिब से ये इख्तियार हासिल नहीं कि वो हमारी जान ले ले, वरना वो इस मौके पर डायलॉग में वक्त जाया ना करता और पहली फुर्सत में हमें शूट कर देता। मैंने उससे पूछा, अगर मैं तुम्हें वो डायरी ना दूं तो तुम क्या कर लोगे? मैं तुम्हारी माँ वो जुमला मुकम्मल ना कर सका। उसने मेरे सवाल के जवाब में मेरी माँ को कोई गलीज गाली देने का इरादा किया था। मैं अपनी माँ के खिलाफ इस नापाक जबान से कोई ऐसी वैसी बात कैसे सुन सकता था? वो माँ जिसका दूध लहू बनकर मेरी रगों में दौड़ रहा था और जिसको मैंने अपनी नन्ही बसारत के जरिए खाको खून में लूटते देखा था। मैं पहले किसी हंगामी कार्रवाई के लिए बिल्कुल तैयार था। एक झटके से मैंने खाइस का दरवाजा खोला और उछलकर गाड़ी से बाहर आ गया। नकली ASI के लिए गैर मुतवक्को हरकत थी। खाइस का वतनी दरवाजा एक धमाके से उसके मुंह पर पड़ा। वो एक दर्दनाक चीख मारते हुए दूर जा गिरा। खाइस का दरवाजा उसके मुंह पर ऐसे पड़ा था जैसे किसी बदनसीब पर कोई उस्ताद टूट पड़ती है। अल्फाज उसके मुंह में टूट फूट कर रह गए और वो जमीन पर एक जानिब पड़ा कराने लगा। इसी दौरान उसका साथी मदद के लिए उसके करीब पहुंच गया। मैंने देखा कि वो मोटे नकली ASI को जमीन से उठाने की बजाय आसपास कुछ तलाश कर रहा था। एक लम्हे में मेरा जहन उसकी तलाश की तय में पहुंच गया। वो अपने साथी के पिस्तौल को ढूंढ रहा था जो दरवाजे से तसादुम के बायस मोटे के हाथ से निकलकर कहीं इधर उधर गिर गया था। मियां जाहिद हुसैन की इन दो गुर्गों से अटकेलियां करने का वक्त था और ना ही मौका, इसलिए मैं उनके सर पर पहुंच गया। इसी दौरान में फरमाई शख्स कमर पर हाथ रखकर जमीन से उठ चुका था। उसने मुझे अपने इंतहाई करीब पाया तो घूंसा तानते हुए मुझ पर हमलावर हुआ। वो अगरचे अच्छा खासा मोटा ताजा था, ताम फुर्तीला भी कम नहीं था। उसका घूंसा मेरे सीने पर लगा। मैं उससे पहले सांस रोक चुका था। मास्टर हैंक भाई ने योगा की ट्रेनिंग के दौरान मुझे बताया था कि इंसान अगर बर वक्त सांस रोक ले तो उसके जिस्म पर लगने वाली जरब कम से कम तकलीफ दे साबित होती है।
जैसे मोटे के घुंसे ने मेरे सीने को छुआ, मैंने दाएं हाथ की गिरफ्त में उसके घुंसे वाली कलाई को जकड़ लिया, फिर उसे क्लॉक वाइज मरोड़ा देकर अपनी बाईं कोनी उसकी कोनी पर रसीद कर दी। बेई एल्बो का ये वार खासा कारी साबित हुआ क्योंकि उसका बाजू मुड़ने के बायस खासा तन चुका था। इस जर्ब के तफैल मद्दे मुकाबिल की कोनी ने कड़ाके की आवाज पैदा की। उसके साथ ही मोटे नकली ASI के खल्क से बिलबिलाहट खारिज हुई। उसका दायां बाजू कोनी के मुकाम से बेकार हो चुका था। मैंने उसी पर बस नहीं की बल्कि मोटे के झुके हुए चेहरे पर एक जोरदार ठुड्डा भी रसीद कर दिया। उसके साथ ही मैंने उसकी कलाई अपने हाथ की गिरफ्त से आजाद कर दी। वो लड़खड़ाते हुए 2 कदम दूर जा गिरा। उसी वक्त मुझे अपने अकब में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो मोटे का साथी था जिसने मुझे अपने बाजुओं के शिकंजे में कसने की कोशिश की थी। वो अपनी इस कोशिश में खासी हद तक कामयाब रहा था। उसकी गिरफ्त में मुझे एक नया तजुर्बा हुआ। वो जितना दान पान और कमजोर दिखाई देता था ऐसा था नहीं। उसके सूखे सड़े बाजुओं में बिजली भरी हुई थी और वो दाएं बाएं झटके देते हुए मुझे जमीन पर गिराने की कोशिश में था। जब ताकत और तकनीक आमने सामने हो तो जीत हमेशा तकनीक की ही होती है। ताकत की अहमियत से इनकार नहीं, बल्कि जिस्मानी ताकत हमेशा दिमागी ताकत, तकनीक प्लस जानत की गुलाम रही है। अगर ताकत ही सब कुछ होती तो दुनिया के हर मुल्क पर पहलवानों की हुकूमत नजर आती। मद्दे मुकाबले ने दाएं बाएं झटके के बाद मुझे ऊपर उठाने की कोशिश की। शायद वो मुझे धड़ाम से जमीन पर पटकने का इरादा रखता था। मुझे हवा में बुलंद करने के लिए उसे थोड़ा सा नीचे झुकना पड़ा। उसी वक्त मेरा दाव चल गया। मेरे दोनों बाजू कूनियों के ऊपर से उसकी बाहों में कैद थे, ताहम मेरे खास हाथ थे। वो जैसे ही नीचे झुका मैंने दोनों खास जमीन पर टेक कर बिजली किसी सूरत से फ्रंट रोल किया। मेरी रूलिंग उसे बहुत महंगी पड़ी। वो मेरे ऊपर से लुढ़कते हुए दूर जा गिरा। फिर मैंने उसे उठने की बोलत ना थी। वो जैसे ही संभला मैंने उसके थोबड़े पर फ्रंट किक रसीद कर दी। वो तकलीफ की शिद्दत से करा उठा था। हम दोनों हाथों से अपना चेहरा थामते हुए उठकर खड़ा हो गया। इससे उसकी हिम्मत का अंदाजा भी हुआ। वो दोनों मार्शल आर्ट से नावाकिफ थे, इसलिए मुझे स्ट्रीट फाइटर के असूलों पर कारबंद रहकर उनसे निमटना पड़ा। वो जैसे सीधा हुआ मैंने उसके पेट में घुटना दे मारा। वो रद्द अमल के तौर पर झुका तो मैंने उसकी ठोड़ी पर एक धुआंधार हुक पंच रसीद कर दिया। वो किसी ज़िबा होते हुए बकरे की मानंद डकराने लगा। फिर उसकी हिम्मत जवाब देगी और वो मुगल्लज़ात पर उतर आया। मैं उसे नजरअंदाज करते हुए मोटे नकली ASI की जानिब मुतवज्जो हो गया। मेरे ये अमल बर वक्त था। वो खबीस अपने मजरू बाजू के साथ वहां से फरार होने की कोशिश में था। मैंने लंबी जस्ट भरकर उसे सुजुकी FX के करीब जा लिया। फिर उसके मुंह पर एक चांटा रसीद करते हुए बिफरे हुए लहजे में कहा, क्या तुम्हारे मियां जाहिद ने तुम जैसे हिजड़े जमा कर रखे हैं? वो दमकी अमेज लहजे में बोला, तुम ठीक नहीं कर रहे हो वहीदान, और वो तुम्हारा वालिद सानी मियां जाहिद सब ठीक कर रहा है। मैंने घुर्राते हुए दरियाफ्त किया। वो नईफ सी आवाज में बोला, तुम सख्त नुकसान उठाओगे। अच्छा, मैंने उसी गिरबान से पकड़कर झटका दिया, अगर मैं नुकसान उठाऊंगा तो फिर तुम यहाँ से बाखैरियत क्यों हो जाओ। अपनी बात खत्म करते ही मैंने उस मोटे सुअर को ठोकरों पर रख लिया। मेरे हाथ पांव किसी तेज रफ्तार मशीन की मानंद मसरूफ एक कार हो गए। वो कदम कदम पीछे हटते हुए बुरी तरह पिट रहा था। मेरे तूफानी मुक्कों ने उसकी नाक मुंह से खून छुड़ा दिया। उसका चेहरा भयानक मंजिर पेश करने लगा। मैं पीटते और वो पिटते हुए उस शख्स के करीब पहुंच गया। थोड़ी देर पहले मैंने जिसकी अच्छी खासी दुर्गत बनाई थी, फिर मैं ये देखकर चौंक उठा। उस दुबले पतले शख्स के हाथ में एक पिस्तौल मौजूद था। ये वही पिस्तौल था जो नकली ASI के खास से छूटकर कहीं इधर उधर हो गया था। मोटे के साथी ने उसे पहले भी तलाश करने की कोशिश की। एक मर्तबा नाकाम रहने के बाद उसने अपना मकसद हासिल कर लिया था। वो पिस्तौल के रुख मेरी जानिब करते हुए शिकस्ता लहजे में बोला, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। उसकी धमकी में दम था और ना ही आवाज में कोई खम था। वो हारे हुए जवारी की आवाज में बोल रहा था। पिस्तौल वाले हाथ में मैं लर्जिश देख चुका था, इसलिए मैंने उस हथियार को अपनी निगाह में रखते हुए मुज़ीका खेज अंदाज में कहा, तुम मुझे शूट करोगे इस कपकपाते हाथ के साथ? उसने पिस्तौल पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने की कोशिश की तो लर्जने में इजाफा हो गया। वो बिखरी हुई आवाज में बोला, तुम मियाँ जी को नहीं जानते, वो तुम्हारी खाल नुचवा लेंगे। मैंने कहा, तुम्हारे मियाँ जी ने अपने तारुफ के लिए 2 हिजड़ों को पुलिस वालों के बेस में मेरे पास भेजा है। इससे मैं चौधरी नवाज़िश अली के तलवे चाटने वाले मियाँ जाहिद हुसैन को बहुत दूर तक जान गया हूँ। वो मेरी खाल क्या नुचवाएगा? तुम दोनों किसी नाई के पास जाकर अपनी मूंछें नुचवा डालो। रास्ते में कोई बंजारन मिल जाए तो दर्जन 2 दर्जन चूड़ियां भी चढ़वा लो, ताकि मेरे दिए हुए टाइटल पर पूरे उतर सको। वो मेरी बातें सुनकर तिल मिला उठा। मैंने महसूस किया कि वो पिस्तौल को इस्तेमाल करने का फैसला कर चुका है। उस वक्त मोटा नकली ASI हम दोनों के दरमियान था। पिस्तौल बरदार के अदाइम बांधते हुए मैंने मोटे की चरबीली तोंद पर एक मेकान की जिरक के साथ फ्रंट किक चढ़ दी। ये ठोकर किसी डाई मशीन के वजनी या थोड़े से कम नहीं थी। मेरी इस गैर मुतवक्को हरकत से पिस्तौल वाले ने बेइख्तियार गोली चला दी। फजा में फायर की आवाज बुलंद हुई और मोटा नकली ASI मुर्दा छिपकली की मानद पट से जमीन पर गिरा। गोली उसकी खोपड़ी के आर पार हो गई। मैंने पिस्तौल बरदार को दूसरा फायर करने का मौका ना दिया, क्योंकि अगली गोली का निशाना मैं ही होता। मैंने पिस्तौल वाला हाथ सीधा होने से पहले एक तवील स्टेप लेकर साइड किक मद्दे मुकाबिल के सीने पर रसीद कर दी। हमारे दरमियान इस वक्त लगभग 5 फुट का फासला था।
अगर किसी मार्शल आर्टिस्ट को साइड किक पर उबूर हासिल हो तो वो तवील स्टेप लेकर 8 से 10 फुट तक भरपूर किक का इस्तेमाल कर सकता है। मेरी किक खाकर वो नकली कांस्टेबल लड़खड़ाते कदमों से पीछे हट गया। फिर फुटपाथ से उसका पांव रिपटा और वो फुटपाथ पर चारों खाने चित गिर गया। मैं लपक कर उसके करीब पहुंचा, फिर किसी रेसलर की तरह फदा में उछलकर मैं पुछ के बल उसके पेट पर गिरा। उसके हल्क से ऊं की नहीफ सी आवाज खारिज हुई और वो हाथ पांव फेंकने लगा। यह गनीमत था कि वो अभी जिंदा था, वरना इस किस्म के अटैक से ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह जाती है। मैं जिंदगी के हकीकी रंग की बात कर रहा हूँ। टीवी पर दिखाई जाने वाली रेसलिंग का इससे कोई वास्ता नहीं। वहाँ तो अक्सर नुमाइशी मारपीट की जाती है। रेसलिंग के मुकाबले बाकायदा फिल्म इंडस्ट्री की हैसियत इख्तियार करते जा रहे हैं। मैंने अपने नीचे दबे हुए शख्स का पिस्तौल वाला हाथ अपने काबू में किया और उसकी कलाई को जबरदस्त झटका दिया। पिस्तौल हाथ की ग्रिप से निकलकर फुटपाथ पर जा गिरा। मैं उसके सीने से उतर आया और उसके चेहरे को अपने पाँव की ठोकरों में रख लिया। मैं थोड़ी देर पहले उसका हुलिया खासा टाइट कर चुका था। मेरे पाँव की खालिया आते फिशानी जरबों ने उसका चेहरा मसक कर दिया। जब वो किसी भी किस्म की मुजाहमत के काबिल ना रहा तो मैंने उसे छोड़ दिया। मियां जायद हुसैन के लिए जिंदा बदस मुर्दा का ये पहला तोहफा मेरी जानिब से खासी खलचल मचा देता। मियां जायद का दांत कुचकुचाता, तिलमिलाता और नाक से धुआं खारिज करता चेहरा मेरे तस्वुर में घूम गया। मेरे सीने से एक इत्मीनान भरी सांस खारिज हुई और मैंने फुटपाथ पर पड़े पिस्तौल को उठाकर टोयोटा हाईएस की जानिब दौड़ लगा दी। ड्राइविंग सीट संभालते ही मैंने गाड़ी को एक झटके से आगे बढ़ाया। शाहीन कम्प्लेक्स से मैंने गाड़ी को बाईं जानिब डॉक्टर ज़ियाउद्दीन रोड पर मोड़ दिया। मुझे जल्द अज जल्द जाए बकुआ से दूर निकल जाना था। थोड़ी देर पहले फायर की जो आवाज फदा में बुलंद हुई थी वो किसी को भी इस जानिब मुतवज्जो कर सकती थी और हम तो पहले ही अपने पीछे जहन्नुम की बलाओं को लगाए हुए थे। पोलो ग्राउंड के नजदीक से गुजरते हुए साहिल ने पहली मर्तबा लबकुशाई की। उसकी आवाज में गहरी तशवीश पाई जाती थी। फैतान, जिस डायरी के लिए ये सारा खट राग फैलाया गया है वो तो होटल ही के कमरे में रह गई है। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, यही कहना चाहती हो ना?